नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस श्रृंखला को। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले काफी सारे वीडियो हम लोगों ने कर चुके हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक, ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम रेडी होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा आज का पहला प्रश्न है, डोल ड्रम्स क्षेत्र किससे संबंधित है? विकल्प है चक्रवात, उच्च दाब क्षेत्र, भूमध्य रेखीय दाब या फिर उपोष्णकटिबंधीय पवनें। तो देखो बेटा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डोल ड्रम्स के बारे में। डोल ड्रम्स क्या है? भूमध्य रेखा जो होती है ना, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक, उसमें निम्न दाब जो होता है ना, निम्न दाब के क्षेत्र को यहाँ पे कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जहाँ क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाता है। क्या टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा? और पवनें क्या होती हैं? पवनें यहाँ पे कमजोर हो जाती हैं। यह ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह जो होता है ना, इसीलिए इसे डोल्ट्रम कहा जाता है। इसे शांत पवनों का क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए टेम्परेचर हाई है, लेकिन हवा जो होती है ना, हवा बेटा यहाँ पे कैसी होती है? ये शांत प्रकार की होती है। ठीक, ये कैसी है? ये शांत होती है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? ठीक, प्रश्न क्या है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। देखिए पूछ क्या रहा है? पूछ रहा पश्चिम वाहिनी, मतलब पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी। ठीक, पश्चिम की दिशा में अर्थात क्या हुआ? देखिए ये आपका पूरब है, तो मतलब पूरब के क्षेत्र में नहीं, इस तरफ उल्टा। जो आपका अरब की खाड़ी है, अरब की सागर खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है, उसके बारे में पूछा। तो बेटा इसमें कौन सी? नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, लेकिन सबसे लंबी पूछा तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक, ये क्या है? ये सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये कहाँ से निकलती है? अगर ये पूछ ले तो अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। एक चीज और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है ये कहाँ पे बहती है? तो बेटा ये भ्रंश में है, एक तरह से देखे तो ड्रिफ्ट वैली में ये बहती है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक, क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, एल नीनो घटना का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ठीक, भूकंप पर, ज्वालामुखी, मानसून या फिर महासागरीय धाराओं पे। तो इसका सिंपल सा आप सभी को पता है भी है, मानसून पे एल नीनो का जो प्रभाव होता है घटना का, वो सबसे ज्यादा मानसून पे ही पड़ता है। एल नीनो क्या है? ये प्रशांत महासागर में एक जलवायु घटना है जिसका प्रभाव भारत के मानसून पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है? वर्षा सामान्य से कम हो जाती है, अर्थात सूखा की स्थिति हो जाती है। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? गंगा के मैदान में, तटीय मैदान में, थार मरुस्थल के क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो जो आपका शुष्क कृषि है, ये कहाँ पे किया जाता है? ये भैया देखिए, शुष्क कृषि क्या है? उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे वर्षा की जो मात्रा होती है ना, वर्षा कम है। ठीक, जहाँ पे भी वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, वहीं पे आपका ये शुष्क कृषि के रूप में जाना जाता है। जैसे थार मरुस्थल हो गया, या राजस्थान का शुष्क भाग हो गया। ठीक, जहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों को ये कहा जाता है। तो ये यहाँ पे थार का मरुस्थल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून कौन सा है? पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, चिल्का झील या फिर सांभर झील। तो देखिए बेटा, किसकी पूछ रहा है? तो खारे पानी का पूछ रहा है। तो जो चिल्का झील है, सी आंसर ये है सबसे बड़े खारे पानी की झील। ये कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है, और ये प्रवासी पक्षियों का लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भू आकृतिक अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति है, वाह्य शक्ति है या फिर भूकंप है? तो आखिर क्या है? ठीक, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है? इसमें अपरदन की बात कर रहा है। ठीक, कि आखिर अपरदन का क्या कारण है? तो देखिए भैया, जो भी बाह्य शक्तियां हैं उन सभी को रख सकते हैं। ज्वालामुखी है, आंतरिक शक्ति है, भूकंप है या हवा है, जो भी है। ठीक, जैसे कि नदी हो जाती है, हिमनद हो जाते हैं, समुद्री तरंगे हो जाती हैं, ये सभी मतलब कुल मिला के जो बाह्य अपरदन करते हैं, जो जो करेंगे वो सब, तो बाह्य शक्तियां इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो जो बॉक्साइट के उत्पादक हैं, ठीक, ये सबसे बड़ा कौन सा है? ये आपका ओडिशा राज्य। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख है, इसको माना जाता है, ठीक, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है, हिमांचल है, हिमाद्री है या फिर अरावली है? तो इसका जो सही आंसर, ये सी आंसर सही है, हिमाद्री। ठीक, हिमाद्री या इसे महान हिमालय, जो सबसे उत्तरी और पश्चिम में ऊंची पर्वत श्रेणी है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इस श्रेणी में स्थित है। ठीक, इसलिए इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर पड़ता है? तापमान पर पड़ता है, वर्षा पर पड़ता है, पवनों की दिशा पे पड़ता है या फिर वायु दाब पे पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पवनों की दिशा पे कोरियोलिस बल का जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो पौने दाई तरफ, ठीक, और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो पौने बाई तरफ मुड़ती है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या फिर गुजरात है? तो देखिए, सबसे लंबे तटीय राज्य की बात कर रहा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका बेटा गुजरात सही हो जाएगा। गुजरात है, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा करीब 1600 किमी के आसपास है। ठीक, कितनी? 1600 किमी। तो इसे आपको याद रखना, सबसे लंबा तट तो इसी का है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? मतलब काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो देखो बेटा, जो काली मिट्टी होती है, इसमें कपास वगैरह पाया जा मतलब पैदा होता है ज्यादा, और ये क्या है, इसमें नमी धारण की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाई कहाँ जाती है? तो दक्कन पठार में ये व्यापक रूप से पाई जाती है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा, असम में होता है। ठीक, असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अपक्षय एवं अपर्दन मुख्य अंतर क्या है? ठीक, स्थान का है, समय का है, प्रक्रिया का है या फिर दिशा का है? ठीक, देखिए, क्या अपक्षय और अपर्दन के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें प्रक्रिया का है। अगर अपक्षय की बात करते हैं तो ये चट्टानों का टूटना कहते हैं, ये उसी स्थान पे होता है। जबकि अपर्दन क्या है? अपर्दन पे जो कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, ठीक, ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होते हैं। और जैसे कोई बड़ा कण है, और बड़ा कण बीच से 3-4 खंडों में टूट जाए, उसी स्थान पे टूट जाए, तो ये क्या है, ये अपक्षय हो जाता है। अपर्दन, इस जगह से ये कण उठकर यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक, ये आपका अपर्दन हो जाता है। चलिए, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में? तो बेटा देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को पूछ रहा, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में पाया जाता है। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसमें क्या है, इसमें भी सीमित भूमि है और जनसंख्या अधिक है। ठीक, इसी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, कटाव का सर्वाधिक प्रभाव किस नदी के किनारे देखा जाता है? तो देखिए बेटा, जो आपका यमुना है, गंगा है, कोसी है, नर्मदा, इन चारों में जो कोसी नदी है, इसके किनारे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक, ये भी आपको याद रखना, बिहार के शोक के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक, क्लियर? ठीक, इससे बाढ़ और भूमि की क्षति बहुत होती है। ठीक, इसीलिए ये बार बार अपने मार्ग को बदलती है। मतलब इधर सीधा जा रही, सीधा न जाके इधर बदल देगी। ठीक, इधर जा रही, इसका ये बदल देगी, इधर चली जाएगी। ठीक, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है?
असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम है। जो भी है उसका जल्दी से आंसर करिएगा। तब तक हम बात कर ले रहे हैं कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था अपने इतिहास खंड में। ठीक, तब कात ए नसीरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है, मिनहाज उल सिराज है, इब्न बतूता है या फिर अब्दुल हामिद है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो देखिए बेटा ये क्या है, ये इसका सही आंसर आपको मिनहाज उल सिराज है, बी आंसर आपका सही होगा। ठीक, और इसमें क्या है, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में कहीं ना कहीं एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में जानते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका इसमें सही हो गया। तो दोस्तों आज के हम इस सेशन में इतना ही रखते हैं। हम लोगों का ये सेशन मुझे उम्मीद है पूरा बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग ताकि मिल सके अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।